हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और हमने उसमें यहाँ तक ये पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, यानी कि जानदारों और उनके माहौलियाती तंजीम का मुताला हम 3 सतहों पर करते हैं: इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल के ऊपर। तो हमने सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल सबसे पहले ये देखिए कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी दरअसल इकोलॉजी की एक शाख है। इकोलॉजी की शाख को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम क्या मुताला करते हैं, किसी खास नौ के जानदारों की पूरी आबादी का मुताला करते हैं। खास नौ मुराद जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीसीज है, ठीक है। तो एक खास इलाका में एक माने फिक्स्ड टेरिटोरी में इंसानों की आबादी का हम लोग जो मुताला करेंगे, स्टडी जो करेंगे, ठीक है। इंसानों की आबादी, इंसानों का, फिर वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट का, फिर वहाँ पर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो इन तमाम लोगों की जो बाहमी ताल्लुकात होता है, तो इसकी जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी दरअसल इकोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम किसी खास नो स्पीसीज के जानदारों की पूरी आबादी का एक साथ मुताला करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि एक खास इलाके में, एक खास फिक्स टेरिटोरी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, मर्द औरत की तादाद क्या है किसी खास मुद्दत में। जैसे देखिए हमारे मुल्क में एक सेंसस होता है हर 10 साल के बाद। तो हर 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट जो है कैलकुलेशन करती है पूरी आबादी का कि 10 साल के बाद मुल्क की आबादी कितनी हुई, ठीक है। तो लोग घर जाकर जो है हर एक घर में कितने अफराद है उसको लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद पूरे मुल्क के टोटल आबादी की जो है तादाद जो है निकाली जाती है। तो किसी खास मुद्दत में, एक खास मियाद में, एक फिक्स टेरिटोरी में, ठीक है, इंसानों की जो तादाद है, कुल इंसानों की तादाद को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। तो ये हुआ पॉपुलेशन का डेफिनेशन। तो किसी खास इलाके में किसी खास वक्त में एक ही नौ के जानदारों, एक ही नौ जैसे ह्यूमन बींग्स की आबादी कितनी है, या किसी एक खास इलाके में डॉग्स की आबादी कितने डॉग्स हैं, ठीक है, किसी एक खास इलाके में एलिफेंट्स की आबादी कितनी है। तो इस तरह से एक खास फिक्स्ड नौ की जो है आबादी निकाला जाता है। तो किसी खास इलाके में किसी खास वक्त में एक ही नौ के जानदारों की मौजूदगी को पॉपुलेशन कहते हैं। अब किसी इलाके में पॉपुलेशन आबादी बढ़ता भी है, कहीं आबादी बढ़ता भी, कहीं आबादी घटती भी है, कहीं आबादी बहुत ज्यादा है, कहीं आबादी बहुत कम है। तो आखिर ये आबादी का बढ़ना या आबादी का घटना, किसी इलाके में डेंस पॉपुलेशन का होना, किसी इलाके में जो है थिन पॉपुलेशन का होना, इसके पीछे कौन कौन से असबाब होते हैं, क्या फैक्टर्स काम करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माने किसी इलाके में आबादी जो बढ़ती है, आबादी की जो घनापन है, उसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं, ठीक है। एक असबाब जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है कि अगर हम जिस इलाके में रहते हैं वहां की मान लो कि जमीन जो है अगर जरखेज है, वहां पानी अवेलेबल है, वहां का मौसम अच्छा है, तो लोग वहां पर बसने की कोशिश करेंगे, वहां आबादी ठीक रहेगी। लेकिन किसी इलाके में अगर जमीन बंजर है तो वहां खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, पीने का पानी जो है अवेलेबल नहीं है, मौसम बहुत या तो बहुत ज्यादा सर्द है या मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो इस तरह का जो माहौल, जहां पर इस तरह का जो फिजिकल एनवायरनमेंट जहां होता है वहां आबादी बहुत कम होती है। तो आबादी के बढ़ने में एक फैक्टर जो है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। अगर किसी आबादी में
जमीन वहां की जरखेज होगी, फर्टाइल होगी, अनाज गल्ला बहुत ज्यादा पैदा होंगे, पानी की किल्लत नहीं है, मौसम इंसानों के रहने के मवाफिक है, तो वहाँ आबादी ठीक रहेगी। अगर इसका बरक्स वहाँ के माने फिजिकल एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ आबादी जो है कम होगी। अच्छा, आबादी के पीछे और भी 3 कारण हैं या 3 वजूहात हैं। नेचुरलिटी यानी शरह पैदाइश, किसी इलाके में अगर बच्चों की पैदाइश का रेट अगर बहुत ज्यादा होता है, रेट ज्यादा है, माने बच्चे बहुत ज्यादा तेजी से पैदा होते हैं, जाहिर सी बात है कि वहां आबादी जो है बढ़ेगी। तो नेचुरलिटी यानी शरह पैदाइश, माने पैदाइश की शरह ज्यादा होने से आबादी में लगातार इजाफा होता चला जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, किसी मुकाम पर आबादी का घनापन जितना कम होगा उसकी शरह पैदाइश भी उतनी ही कम होगी। मतलब कि जिस इलाके में आबादी बहुत कम है तो वहां बच्चे की पैदाइश भी बहुत कम होगी, ये तो नेचुरल बात है। ठीक है, और इसी तरह से आबादी का घनापन जितना ज्यादा होगा शरह पैदाइश उसी लिहाज से ज्यादा होगी। इसके बाद है मोर्टेलिटी, माने मौत की शरह, मरने वालों लोगों की शरह। अगर किसी इलाके में मौत की शरह कम है तो आबादी में कमी बहुत धीरे धीरे आएगी, आबादी बहुत कम होगा। अगर किसी इलाके में मरने की तादाद बहुत ज्यादा है तो जो है आबादी जो है घट जाएगी। या कभी कभी ऐसा भी सकता है कि किसी इलाके में कोई वबा की बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गया, चेचक हो गया, ठीक है, या किसी इलाके में जलजला आ गया, कुदरती आफत आ गया या सैलाब आ गया। तो इस तरह के जो कुदरती आफत होते हैं तो इसमें क्या होता है, लोग जो है बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। जलजला आ गया, बहुत लोग मारे गए, तो ये सैलाब आ गया, तूफान आ गया, बहुत लोग मारे गए, तो इसमें आबादी क्या होती है, घट जाती है। तो मौत की शरह अगर ज्यादा होगी तो उस इलाके में आबादी कम होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोर्टेलिटी। अब एक है माइग्रेशन, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो अगर किसी खास इलाके में किसी दूसरे इलाके से बहुत कसीर तादाद में लोग जो है चलकर उस इलाके में आकर बस रहे हैं तो क्या होगा, उस इलाके की आबादी में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। और ये लोग दूसरे इलाकों से क्यों चल कर आते हैं, वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ये लोग जिस जगह में रहते थे वहां जो है सैलाब आ गया, ठीक है, वहां से लोग घर बार छोड़कर भाग कर चले आए, या कि बहुत बड़ा तूफान आ गया या तूफान आने का खदशा था, उससे पहले ही जो उस इलाके को छोड़कर जो है दूसरे इलाके में लोग मुंतकिल हो गए, या कभी किसी इलाके में बहुत बड़ा फसाद हो गया, नस्ल कुशी होने शुरू हो गया, तो वहां से लोग जान बचाकर जो है दूसरे मुल्क में आकर जो है दूसरे इलाकों में आकर जो है मैंने ये लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। तो क्या होगा, उस इलाके में जो है लोगों की आबादी बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं माइग्रेशन, यानी लोगों के मुंतकिल होना। तो किसी इलाके में किसी जानदार की आबादी के बढ़ने की एक वजह वहां होने वाली इन माइग्रेशन भी होती है, माने दूसरे इलाके से किसी एक इलाके में लोग चलकर आ गए, यानी दूसरे इलाकों से हिजरत करके जानदार उस इलाके में आकर बसने लगते हैं, जिससे वहां की आबादी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर इन माइग्रेशन के साथ साथ अगर आउट माइग्रेशन भी हो, मतलब एक खास इलाका है, उस इलाके में दूसरे इलाके से लोग मुंतकिल होकर इस इलाके में आ रहे हैं, तो उधर से यहाँ भी आ रहे हैं, और इस इलाके से भी लोग जो किसी दूसरे इलाके में चले जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग मुंतकिल हो रहे हैं, तो क्या होगा, तवाजुन क्या होगा, बरकरार रहेगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर मतलब बाहर से लोग जो आकर इस इलाके में बस गए, जिससे आबादी बढ़ गई, अब फिर इसी इलाके से कुछ लोग निकल कर चल गए तो फिर कहा गया आबादी घट गया, तो जितना बढ़ा तो उतना घटा, तवाज़ुन बरकरार रहा। तो इन माइग्रेशन के साथ अगर आउट माइग्रेशन भी होती रहती है, यानी जितने जानदार बाहर से आए अगर लगभग उतने ही वहां से हिजरत करके चले जाए तो तवाज़ुन बरकरार रहता है। लेकिन अगर सिर्फ इन माइग्रेशन ही होती रहे, मतलब लोग बाहर से मुंतकिल होकर एक जगह में आकर जो सेटल होने लगे, बसने लगे, और उस इलाके से लोग दूसरे इलाकों में नहीं जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, वहां की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये था पॉपुलेशन लेवल के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन के डेफिनेशन किया है, किसी इलाके में पॉपुलेशन के बढ़ने के असबाब किया है,
तो एक असबाब तो फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ, जिसको हमने यहाँ नहीं लिखा है, उसको आप याद रखिएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट माने मौसम, दर्जा हरारत, जरखेज जमीन, पानी की माने अक्सरियत, ठीक है। तो ये एक जो फैक्टर ये भी है। और उस इलाके में नेटलिटी, बच्चों की पैदाइश की शरह, मोर्टेलिटी माने लोगों के मरने की शरह, और माइग्रेशन और लोगों के माने हिजरत करने की शरह। तो ये तमाम फैक्टर जो है आबादी के बढ़ने में जो है माने मुआविन होते हैं। अब इसके हम बाद में पढ़ेंगे कम्युनिटी लेवल। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में कम्युनिटी लेवल। रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बीइंग्स एट कम्युनिटी लेवल, माने कम्युनिटी लेवल पर जो वहाँ जो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ उनका राब्ता होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि कम्युनिटी किसे कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब हुआ कि एक खास आबादी जिसकी एक अपनी खास बोली हो, खास जुबान हो, खास पहनावा हो, खास उसका कल्चर हो, खास उसका एक मजहब हो, या खास उसका पोशाक हो, रहन सहन हो। तो उस खास आबादी को, ऐसे आबादी के को हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम एक कम्युनिटी है, हिंदू एक कम्युनिटी है। तो मुस्लिम एक कम्युनिटी है, मुस्लिम का अपना एक मजहब है, इसका अपना एक तमद्दुन है, इसकी अपनी एक तहजीब है, इसका अपना एक पोशाक है, इसका खान पान अलग है, इसका थोड़ा सा ड्रेस अलग है, जुबान अलग है, त्योहार अलग है। उसी तरह से हिंदू भी एक कम्युनिटी है, उसका भी एक अपना नुमाया पहनावा है, पोशाक है, खाना पीना है, रहन सहन है, उसके मजहब है, उसका तहजीब है, उसका तमद्दुन है, उसके त्योहार हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। अब हम जानवरों में अगर कम्युनिटी को समझे तो कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि जंगल है, उसमें रहने वाले बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन शेरों का एक अलग कम्युनिटी है, हिरणों का एक अलग कम्युनिटी है, एलिफेंट्स का एक अलग कम्युनिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिटी को पहले हम लोग जान लिए। यहाँ पर देखिए तो यह है कि जैसे किसी खास मुकाम पर रहने वाले और आपस में राब्ता कायम रखने वाले तमाम पॉपुलेशन को इज्तिमाई तौर पर एक कम्युनिटी कहते हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी की डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ राबता रखते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप, यहाँ पर 4 किस्म के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। पहला है कंपटीशन, दूसरा है प्रीडेशन, तीसरा है पैरासिटिज्म, और चौथा है कोऑपरेशन। कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? कंपटीशन का मतलब हुआ मुकाबला आराई, compete करना, माने एक दूसरे माने दो माने जानदार है आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। मतलब क्या हुआ कि एक जानदार दूसरे जानदार से आगे निकलना चाहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो एक बच्चा जो है उस दूसरे बच्चे से दौड़ में वो आगे निकलना चाहता है, इसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं, compete करना, आगे निकलना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये देखे होंगे या आपका अपना तजर्बा होगा कि आप जब दोपहर का खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे अब जब बाहर में जब जानवर को देने के लिए जाते हैं, जब किसी जगह पर खाना को रख देते हैं, तो देखिएगा कि वहां पर 3-4 जानवर कुत्ते जो है पहुंच जाते हैं। अब उसमें से क्या होता है, एक जो है चारों कुत्ते का आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, किस बात का कि हम खाएंगे और दूसरों को खाने नहीं देंगे। अब उसमें क्या होता है, जो जानवर ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर जानवर को शिकस्त दे देगा और सारा गिजा खुद खा लेगा। उसी तरह से परिंदों में भी है, अगर आप जो है चावल के दानों को अगर आप माने फेंक दें, देखिएगा 4 परिंदे वहां पर जमा हो जाएंगे। अब उसमें से जो है बाकी को भगा देगा और खुद खा लेगा। तो इस तरह से कंपटीशन में क्या होता है कि अगर कहीं लिमिटेड रिसोर्सेस है, किसी आबादी में अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उस रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए जानदार जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, मुकाबला लड़ाई करते हैं, और उसमें से जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जो है उसको हासिल कर लेता है, और जो कमजोर होता है वो हासिल नहीं कर पाता है। तो जो जानदार ज्यादा ताकतवर होगा और उस सोर्स को, उस जराये को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, उसकी आबादी क्या होगी, उसकी आबादी ज्यों का त्यों नहीं, उसकी आबादी बल्कि बढ़ेगी। लेकिन जो जानदार जो है उस जराये को
मैंने हासिल नहीं कर पाएगा, उसमें नाकामयाब हो जाएगा, फिर उसकी जो है आबादी कम हो सकती है, उसकी आबादी घट सकती है। जैसे मिसाल पर देखिए इस यहाँ पर कि जैसे शेर, बब्बर और चीता दोनों के शिकार एक ही हैं। इनमें शेर बब्बर चूंकि ताकतवर है इसलिए हमेशा चीता नुकसान में रहता है, और शिकार नजर आते ही शेर बब्बर से मारकर खा जाता है। तो हमने इसमें क्या देखा कंपटीशन में कि जब दो मुख्तलिफ अनवा के जानदार, अभी हम मुख्तलिफ अनवा से मतलब क्या हुआ, ये शेर एक अलग स्पेसीज है, ठीक है, शेर बब्बर अलग स्पीसीज हो गया, या हमारे शेर अलग एक जानवर, एक अलग स्पीसीज का जानवर है, और हिरन एक अलग स्पीसीज का जानवर है। तो इसको हम बोलेंगे दो मुख्तलिफ अनवा के जानदार एक महदूद वसीला, लिमिटेड रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, और वो वसीला दोनों आबादियों के लिए नाकाफी है, नाकाफी है। जब रिसोर्सेस नाकाफी होगा, लिमिटेड रहेगा, तो ही कंपटीशन होगा, अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो उन दोनों में उसके हसूल के लिए मुकाबला आराई होगी, और उनमें से एक जानदार जो ताकतवर होगा वह दूसरे पर गालिब आ जाएगा और उसे रिसोर्स से महरूम कर देगा, जिसका असर दूसरे जानदार के पॉपुलेशन ग्रोथ पर पड़ेगा। मतलब जो महरूम हो जाएगा उसकी आबादी क्या है, घट सकती है, और जो गालिब आ जाएगा उसकी आबादी क्यों घटती रहेगी, बल्कि उसकी आबादी बढ़ सकती है। तो पहला हुआ कॉम्पिटिशन, दूसरा है प्रीडेशन। प्रीडेट का मतलब होता है शिकार करना। बहुत जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, तो जो जानवर शिकार करता है उसे हम कहते हैं प्रीडेटर। आज जिस जानवर की शिकार की जाती है, जिसे माने जो जानवर दूसरे जानवर को मार डालता है और उसे खा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रे, ठीक है, उसी से प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन होता है कि अक्सर एक नौ का जानवर अपनी ग़िज़ा के लिए अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे जानवर पर मुनहसिर होता है और उसका शिकार करके खा जाता है। यहाँ शिकारी के खाने की वजह से शिकार की पॉपुलेशन डेंसिटी कमी होती है। मतलब जिस जानवर को मारकर खा गया, मान लीजिए शेर जो है हिरण को मारकर खा गया, और इसी तरह से हिरण को बराबर खाता रहेगा, तो हिरणों की आबादी क्या हो जाएगी, उसकी आबादी घट जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कम्युनिटी शिकार की मौजूदगी से ही शिकारी की जिंदगी की जमानत होती है। अब प्रीडेशन में कौन कौन से जानवर किस जानवर को मारकर खा जाते हैं उसकी मिसालें देखिए, जैसे छिपकली तिलचट्टे को खा जाती है, बिल्ली चूहे का शिकार करती है, सांप मेढक को खा जाता है, ठीक है। तो सांप हो गया प्रीडेटर, और मेढक हो गया प्रे, बिल्ली हो गया प्रीडेटर, और चूहा हो गया प्रे। तो ये है प्रीडेशन। प्रीडेशन और कंपटीशन लगभग एक ही माने हैं, इसमें एक ही तरह का जरा सा का फर्क हो सकता है। उसके बाद है पैरासिटिज्म, मतलब इसका टू फेलियर। हम पैरासाइट पढ़ चुके हैं कि बहुत से मैंने जानवर ऐसे होते हैं जो खुद से ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते हैं और अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानदार से उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसको हम पैरासिटिज्म, इस रवैये को मैंने ग़िज़ा के इस तरह से हासिल करने को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिसिज्म, टू फेलियर कहते हैं। तो जो जानवर, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि टेपवर्म, हम लोगों के जिस्म में इंटेस्टाइन में टेपवर्म पाया जाता है, तो टेपवर्म हो गया पैरासाइट, इंटेस्टाइन में उड़ाता है और वहीं से जो है ब्लड जो है मैंने चूसते रहता है, उसको ग़िज़ा हासिल होता है। तो टेपवर्म हो गया पैरासाइट, और पैरासाइट जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है वहां पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट कहते हैं, मेजबान। जैसे हमारे घर पर कोई मेजबान आ गया, हम मेजबान हो गए, और दूसरे जो आया वो मेहमान हो गया। तो पैरासाइट को मेहमान समझिए, और जिस जानवर के अंदर में ये पाया जाता है उसको मेजबान यानी होस्ट कहते हैं। तो ये पैरासाइट माने पैरासाइट क्या कि अपने से ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाते, दूसरे से ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसे कि एक और मिसाल लीजिए, जैसे पौधों में, जैसे कस्क्यूटा का प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं दरख्त से लिपट जाते हैं और उससे जो है उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं, और जिस जड़ों से वो दूसरे माने प्लांट से ग़िज़ा हासिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया।
ये हम जो है उस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर में, मैंने प्लांट न्यूट्रिशन में बता चुके हैं। वहां पर आप देख लीजिएगा, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायोसिस, फिर से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वहां पर हमने इसका तस्करा मैंने सराहत के साथ हम कर दिए हैं। उसको आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है? मतलब एक दूसरे की मदद करना, जिसको हम एक तरह से कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे की मदद करना। इसमें क्या होता है, इसकी मिसाल जैसे मिसाल समझिए, जैसे लाइकेन एक पौधा है, ये एल्गी और फंगी, ये दोनों के मजमूओं का नाम लाइकेन है। मतलब इसमें एल्गी भी पाया जाता है और फंगी भी पाया जाता है। एल्गी क्या करता है कि नूरी तरकीब से ग़िज़ा बनाने की उसके अंदर सलाहियत है। अब एल्गी क्या करता है कि फंगी से जो है माने मादनियात और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हासिल कर लेता है और जो है ग़िज़ा तैयार करता है। तो फंगी से मादनियात वगैरह ले लिया, ग़िज़ा तैयार कर दिया, तो फंगी एल्गी को फायदा पहुंचा दिया। अब एल्गी जो ग़िज़ा तैयार किया, उस ग़िज़ा को हासिल कर लिया फंगी, तो फंगी एल्गी से ग़िज़ा हासिल कर लिया, तो क्या हुआ, एक दूसरे के मुआविन हुए, एक दूसरे को हेल्प किया। इस तरह के रहन सहन को, इस तरह के जो राब्ता होता है, इस तरह के जो ताल्लुकात होते हैं, ऐसे ताल्लुकात को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या कोऑपरेशन। जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, हम जानते हैं कि मटर का पौधा जो है उसके जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये माने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड्स बना देता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड नाइट्रेट बना देता है। वो नाइट्रेट जो है सॉइल में मिल जाती है, सॉइल में मिलने से क्या होता है कि मिट्टी की जरखेजी बढ़ जाती है, और मटर के पौधा को क्या होता है, फिर से पानी मदनियात जो है ना मिट्टी से हासिल कर लेता है। अब पौधा और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उसी मटर के जो पौधा है उसका गांठ में बैठा रहता है, उसी पर वही मुकीम रहता है। तो इस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह के राब्ता को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हमने कम्युनिटी लेवल में क्या देखा कि कम्युनिटी लेवल में जो जानदार होते हैं उसमें एक राब्ता इस तरह का होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन के जरिए एक दूसरे को शिकस्त देना चाहते हैं। ये एक ताल्लुकात, इसको हम ताल्लुकात ही कहेंगे। जानवर जहां रहते हैं, क्या कैसा ताल्लुकात है, कंपटीशन का ताल्लुकात, एक दूसरे को शिकस्त देना चाहते हैं। उसी तरह से एक कम्युनिटी लेवल का होता है कि एक माने स्पीसीज का जानवर दूसरे स्पीसीज के जानवर को क्या करता है, जान से मार डालता है और उसके गोश्त को खाता है। ये सब सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इसको प्रीडेशन हो गया। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो जानवर खुद से ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाता है, वो दूसरे जानवर के ऊपर मुनहसिर होता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन वहां पर रहता है और उससे ग़िज़ा हासिल करता है। ठीक है। कॉपरेशन में क्या होगा कि इसमें एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर और आपस में जिंदगी देते हैं। ये जो ताल्लुकात है, तो कम्युनिटी लेवल में इस तरह का ताल्लुकात होता है। तो ये था हमारा इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हमने इंडिविजुअल लेवल पहले पढ़ चुका और आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल के बारे में। तो इस तरह से हम इकोलॉजी में क्या देखा कि खास इलाके में, खास खित्ते में जो जानदार और गैर जानदार जो आपस में जो बाहमी जो ताल्लुकात बनता है, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।